हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को अभी की इस क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्लास 10th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक अलग पार्ट है और प्रकाश का परावर्तन एक अलग पार्ट है। दोनों इसी क्लास में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स क्या है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि भौतिकी क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी क्या है? तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी प्रकृति में जितना भी प्राकृतिक घटना होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको ही भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, मौसम का बदलना किसका उदाहरण है? भौतिकी का उदाहरण है। बादलों का बनना, ये भी भौतिकी का उदाहरण है। वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना, ये भौतिकी का उदाहरण है। तो भौतिकी क्या है? तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। जैसे मौसम का बदलना हो गया, बादलों का बनना हो गया, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना आदि। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, केवल हम जानकारी के लिए बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है, और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश के बिना हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तो जब प्रकाश यहाँ से आएगा तभी यहाँ से हमारी आंखों तक जाएगा, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और जैसे देखिएगा, प्रकाश यहाँ पर आया और इसे टकरा कर, यानी वस्तु से टकरा कर यहाँ पर इस माध्यम में लौट गया, और इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश के बिना हम लोग कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद है कि यह निर्वात में गमन करती हैं। प्रकाश निर्वात में गमन करती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है कि निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और मीटर प्रति सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ पर निर्वात में इसकी चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में देता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर किलोमीटर में रहता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, कभी भी प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती हैं। याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, उसके नियम क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होती हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा। उसके बाद है कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह सघन माध्यम होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ तक ये सभी पॉइंट देकर आपको लिखना है, और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पद में एक बहुत ही छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय, प्रकाश जो है वह सीधे चलने की बजाय अपने पद से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। तो एक बार इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। यानी इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी मदद मिलेगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु चैप्टर 1 का सबसे पहले है कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है? तो किरण कहा जाता है। प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स कहा जाता है। उसके बाद है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके प्रति आँख संवेदनशील है। प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। आगे हम लोग नियम को भी पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती हैं। जैसे वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी। प्रकाश स्रोत को प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। और प्रकाश पुंज अपसारी, अभिसारी और समानांतर हो सकते हैं। प्रकाश पुंज जो है वह अपसारी और अभिसारी और समानांतर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वह सीधा प्रतिबिंब होता है।
तो समतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक अथवा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक अथवा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को देखेंगे और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर को भी देखेंगे। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह नत्य और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है। आगे हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण का फिगर भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं और बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। उसके बाद है दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। उसके बाद यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है। एक बार आप लोग ये सभी पढ़ लीजिएगा। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो, अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो और फोक्सांतर यहाँ पर f हो, फोक्सांतर यहाँ पर f हो, तो r बराबर 2f फार्मूला होता है। याद रखिएगा, r बराबर में 2f फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या का, और एक और फार्मूला होता है f बराबर में r/2। आगे हम बताएंगे। ये होता है फोकस दूरी का फार्मूला, f बराबर r/2, और ये होता है वक्रता त्रिज्या का फार्मूला, r बराबर में 2f। उसके बाद यहाँ पर है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मीटर सेकंड इन्वर्स है, क्योंकि अगर मीटर प्रति सेकंड होता है तो यहाँ पर सेकंड अगर ऊपर में जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इन्वर्स होता है। उसके बाद है यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर है कि पारदर्शी माध्यम से प्रकाश पार कर जाता है और चिकने सतह पर पड़ने पर परावर्तित हो जाता है। उसके बाद है ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी ध्रुव से फोकस की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद है कि प्रधान अक्ष दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों से जाने वाली रेखा है। दो गोलीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम गोलीय लेंस कहलाता है। लेंस हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट यानी महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। उसके बाद है कि प्रकाश पुंज क्या है? ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज यहाँ पर कहते हैं।
तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, यानी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर देखिएगा कि समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है, तो समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है समानांतर किरण पुंज। तो देखिए यहाँ पर समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में, यहाँ पर देखिएगा आपस में समानांतर हैं, तो ये समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखा गया है कि अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अपसारी किरण पुंज यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा ये है अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पर देखिएगा यह एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश देखिएगा यहाँ फैल रहा है, तो इसको ही अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, जो कि उत्तर में यहाँ पर लिखा गया है कि अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु से यहाँ पर देखिएगा किरण फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण में एक बिंदु पर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। यहाँ पर देखिएगा फिगर में लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक बिंदु है और किरण यहाँ से इस तरह से आ रहा है देखिएगा, और सभी किरण एक बिंदु पर मिलता है, देखिएगा सभी किरण एक बिंदु पर मिलता है, तो इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो तीनों आपको याद रखना है, समांतर किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, और तीनों का यहाँ पर फिगर बनाया गया है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है। प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है, तो प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरणें प्रकाश पुंज का उदाहरण है। उसके बाद है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती हैं उसे हम लोग उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर और फिर यहाँ पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो किरण आ रहा है और फिर पुनः यहाँ पर इस माध्यम में वापस जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये किरण आ रहा है, ये किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे। यानी देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण, ये जो किरण आ रही हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और उसके बाद है परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो ये किरण आ रहा है फिर यहाँ पर इसे टकरा कर इस माध्यम में जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। यानी जो आ रहा है किरण उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे और जो किरण जा रहा है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। तो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु है, तो यहाँ पर जिस बिंदु पर किरण आती है उस बिंदु को ही यहाँ पर आपतन बिंदु कहेंगे। यानी मान लेते हैं ये आपतन बिंदु है, इसी को ही आपतन बिंदु कहा जाता है। परावर्तक
सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अभिलंब। देखिएगा अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और बीच में यहाँ पर ये अभिलंब हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और बीच में यहाँ पर अभिलंब हो गया। तो आपतन बिंदु, यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को यहाँ पर अभिलंब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आगे हम लोग फिगर में देखेंगे। उसके बाद है परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण यानी जो किरण जाती हैं यहाँ पर इस तरह से, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। यह दो तरीकों से बनता है, उसके बाद यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन, ये चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन यही हैं और ये हर दम परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के नियम क्या है, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको 100% अभी से याद होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। यहाँ पर परावर्तन पूछा गया है, नीचे हम लोग अपवर्तन को भी देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से, जैसे कि दर्पण हो गया, दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से, जैसे कि दर्पण हो गया, दर्पण से टकराकर और उसी माध्यम में वापस लौटती हैं तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में देखिएगा, ये मान लेते हैं यहाँ से आपतित किरण ये आ रहा है और यहाँ से देखिएगा टकरा कर, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई दर्पण हो गया, यहाँ से टकरा कर और फिर इस माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह जैसे दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश के परावर्तन हो, दोनों के 2 नियम होता है। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखा गया है, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। तो यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से खींचा गया, यहाँ पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर ये आपतित किरण है, यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये है परावर्तित किरण और बीच में यहाँ पर बीच में देखिएगा ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर हैं। देखिए तीनों यहाँ पर एक तल पर हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर फिगर में दिया गया है कि तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद है दूसरा नियम क्या कहता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो 2 नियम है, आप लोग आसानी से यहीं पर समझ लिए होंगे, एक बार आप लोग और पढ़ लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन हो गया, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन लिखिएगा यहाँ तक और इसके नियम को लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद ये फिगर को भी बनाना जरूरी है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये फिगर है। तो प्रकाश के परावर्तन हो गया, उसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, और ये भी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। तो आपको 100% याद होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन और प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अपवर्तन का मतलब
रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी जाती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जो आर पार दिखाई देता है, जो आर पार दिखाई देता है वही पारदर्शी होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं यानी तिरछी जाती हैं, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं यानी मुड़ जाती हैं। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आसान भाषा में यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर ये किरण आ रहा है, आपतित किरण, देखिएगा यहाँ पर आपतित किरण आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा किरण यहाँ पर मुड़ा है। तो इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखिएगा ये किरण आएगा और यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से किरण मुड़ जाता है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो कि यहाँ पर लिखा गया है वही देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी जाती हैं, तिरछी प्रवेश करती हैं, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं यानी मुड़ जाती हैं। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जो कि यहाँ पर देखिएगा फिगर में दर्शाया गया है कि ये आपतित किरण है और यहाँ से ये किरण थोड़ा सा मुड़ गया है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। उसके बाद इसका नियम को भी देख लीजिए यहाँ पर। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम यहाँ पर है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं यानी एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पर आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और यहाँ पर ये हो गया अभिलंब। देखिएगा ये तीनों यहाँ पर एक तल पर स्थित हैं। यहाँ पर ये आपतित किरण, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया, याद रखिएगा। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, यहाँ पर आई लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर ये आपतित किरण यानी आपतन, यहाँ पर आपतन कोण ये आई हो गया, यहाँ पर ये आई हो गया। आई की ज्वा साइन ए और अपवर्तन कोण आर की ज्वा, यहाँ पर देखिएगा कोण आर की ज्वा का अनुपात एक नियतांक होता है, यहाँ पर नियतांक होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर होता है। और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन दोनों क्वेश्चन हो गया और ये दो क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको ये लिखना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि सघन माध्यम, उसके बाद यहाँ पर है विरल माध्यम, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो जब प्रकाश विरल से सघन जैसे हवा से पानी में जाता है, तो वह अभिलंब की ओर झुकता है, जिसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या है, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, जैसे कि पानी से हवा, यहाँ पर देखिएगा पानी से हवा में जाता है, तो वह अभिलंब से दूर हटता है, जिसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है दर्पण क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, यानी जिसका एक भाग रंगा हो यानी कलई किया गया है, वही दर्पण होता है। जैसे
यहाँ पर मुख्यतः दर्पण के दो प्रकार होते हैं। नीचे हम लोग दर्पण के फिगर देखेंगे। यहाँ पर देखिए ना, ये दर्पण का फिगर है, ये अवतल दर्पण है, देखिएगा इस प्रकार से ये रंगा हुआ है। ये उत्तल दर्पण है, देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर रंगा हुआ है। तो वहीं इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है और एक भाग उसका रंगा हो, वही दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, यहाँ पर देखिएगा पहला है समतल दर्पण। तो इसकी परावर्तक सतह समतल होती है, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर होता है। उसके बाद है दूसरा यहाँ पर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या है, तो इसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की भाग की होती है और यह दो प्रकार की होती हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। गोलीय दर्पण में दो भाग हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर है अवतल दर्पण, देखिएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसकी परावर्तक सतह धांसी होती है। यहाँ पर देखिएगा ये अवतल दर्पण है, तो इसका परावर्तक सतह जो है वह धांसी होती है, वह हो जाता है अवतल दर्पण और इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। उसके बाद यहाँ पर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा ये है उत्तल दर्पण। तो इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है और इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन लेंस में अलग अलग होता है, तो लेंस में हम पढ़ाएंगे। दर्पण में पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से दर्पण समाप्त हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये समझ लीजिए। आगे यहाँ पर है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर है कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी जो प्रकाश देता है, वह आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि यहाँ पर लिखा गया है। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, यानी अपने आप से प्रकाश उत्सर्जन करता है, उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है यानी उत्सर्जन करता है। तारा हो गया, जुगनू हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद 18 नंबर देखिएगा कि अदीप्त पदार्थ क्या है। तो अदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। यहाँ पर आत्मदीप्त पदार्थ में प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करता है, लेकिन अदीप्त पदार्थ में प्रकाश स्वयं यानी अपने आप से प्रकाश उत्पन्न यानी उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में तो दिखाई देता है। अगर प्रकाश रहेगा तो वह दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी आदि, ये अदीप्त पदार्थ हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा इत्यादि। और प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर है समवांगी माध्यम। तो समवांगी माध्यम क्या है, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समवांगी माध्यम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है विषमांगी माध्यम क्या है, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, यानी अलग अलग होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें।
ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में वर्णन करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के आकार के बराबर और दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और जब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 21 नंबर है यहाँ पर कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। संबंध पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे f बराबर r/2 से दर्शाया जाता है, जहां f फोकस दूरी होता है और r यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होता है। तो गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा f बराबर में r/2। तो देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की आधी है, यहाँ पर ये r वक्रता त्रिज्या है बट्टा में 2 यानी आधा है। तो यहाँ पर फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है, याद रखिएगा। इसे f बराबर r/2 से दर्शाया जाता है, जहाँ f फोकस दूरी है और r यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। तो f बराबर r/2 ये फार्मूला होता है फोकस दूरी का। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फोकस दूरी ज्ञात करे तो f बराबर r/2 फार्मूला होता है और एक और फार्मूला होता है r बराबर में 2f, ये होता है वक्रता त्रिज्या का फार्मूला। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या है? तो किसी वस्तु का दर्पण या लेंस द्वारा बनाया गया चित्र यानी जो फिगर बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का दर्पण या लेंस द्वारा बनाया गया चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है वस्तु किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होता है, वास्तविक वस्तु और काल्पनिक वस्तु। उसके बाद क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है। यहाँ पर एक बिंदु पर नहीं मिलता है बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं होता है यानी लेना असंभव है, तो याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। उसके बाद यहाँ पर है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर देखिएगा कि किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर देखिएगा एक बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में एक बिंदु पर मिलती हैं। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और इसे हम लोग पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा
नेत्र रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर इसका अंतर भी पूछा जाता है, तो इसका अंतर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यह उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में एक बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती हैं। तो इस घटना को यानी इस प्रक्रिया को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और यह सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष, द्वारक। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। उसके बाद है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है, यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है। तो याद रखिएगा, लेंस में उल्टा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान उसके समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि अवतल दर्पण का फोकस चिन्ह कैसा होता है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण का फोकस चिन्ह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस का होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। उसके बाद है गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो ध्रुव से किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है, तो फोकस दूरी f बराबर में r/2 फार्मूला होता है और वक्रता त्रिज्या r बराबर में 2f फार्मूला होता है। तो ये संबंध होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं। अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर कि हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोनों एक ही हैं। हजामत दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों होता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हजामत दर्पण के रूप में क्यों होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में यानी दाढ़ी बनाने में होता है। इसका महत्वपूर्ण है कि इसका प्रतिबिंब जो है वह सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है यहाँ पर कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में भी होता है और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी होता है। तो क्वेश्चन है क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती हैं। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन था कि सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, तो वह प्रधान अक्ष यहाँ पर होना चाहिए कि समानांतर हो जाती हैं। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको पढ़ना जरूरी है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है, इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। यानी अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है। अगर किसी गोलीय दर्पण में 4 गुना प्रतिबिंब बनता है तो इसका अर्थ है कि वह भी अवतल दर्पण ही होगा। उसके बाद है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा बनता है तो इसका अर्थ है कि वह भी अवतल दर्पण होगा। उसके बाद है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है तो इसका अर्थ है कि वह उत्तल दर्पण होगा, यानी सीधा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहला नंबर यहाँ पर है उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। ऊपर हम लोग फिगर भी देखे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, लेकिन अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। इसमें देखिएगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है,
यानी उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर के रूप में काम करता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर वाहनों के अग्रदीप में होता है। उसके बाद है यहाँ पर है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि विवर्तन क्या है। विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद है गोलीय विपथन क्या है। गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं या क्या है? तो जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती हैं तो इसी दोष को गोलीय विपथन कहा जाता है। इस दोष से बचने के लिए समांतर परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन 2 बार परीक्षा में पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा में कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को दिखाए। तो इसका उत्तर है किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये चित्र यहाँ पर आपको जरूर बनाना है, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखना है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सूर्य प्रकाश के 2 घटक के नाम निम्नलिखित हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पहला यहाँ पर है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें नहीं दिखाई देता है। उसके बाद है पराबैंगनी किरणें, ये नहीं दिखाई देता है। तो 2 हो गया, पहला हो गया अवरक्त किरणें, दूसरा हो गया पराबैंगनी किरणें। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी f का मान कितना दिया गया है? फोकस दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा गया है वक्रता त्रिज्या यानी r का वैल्यू पूछा गया है। तो r बराबर फार्मूला क्या होता है? r बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर 2f फार्मूला होता है। तो 2 गुना f के जगह पर देखिएगा फोकस दूरी 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा। 10 गुना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर r बराबर 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, फोकस दूरी नहीं, इसलिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो r बराबर 2f फार्मूला होता है। अगर f बराबर यानी फोकस दूरी पूछा जाएगा तो f बराबर r/2 फार्मूला होता है। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या यानी 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिएगा फोकस दूरी यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर फोकस दूरी यानी f का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर r बराबर कितना दिया गया है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। तो इसकी फोकस दूरी यानी f का वैल्यू पूछा गया है। तो f बराबर फार्मूला होता है r/2। तो r के जगह पर देखिएगा 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 बट्टा में हो जाएगा 2 यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि दर्पण सूत्र हो गया। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र होता है यहाँ पर 1/v + 1/μ बराबर 1/f होता है, आपको याद होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? m बराबर माइनस यहाँ पर v/μ होता है।
उसके बाद लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र 1/v + 1/μ बराबर 1/f होता है। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए। लेंस आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/μ होता है। दर्पण में माइनस यहाँ पर आवर्धन में होता है, लेकिन इसमें प्लस होता है। दर्पण सूत्र देखिएगा 1/v + 1/μ बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, जैसे दर्पण सूत्र सिद्ध करे, लेंस सूत्र सिद्ध करे, या फिर यहाँ पर r बराबर में 2f सिद्ध करे, या फिर यहाँ पर f बराबर में r/2 सिद्ध करे। तो इस प्रकार से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि हम इसमें नहीं बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन इस क्लास में बता दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो इस चैप्टर से परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।